May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Afternoon. Please sit. पीयूष, मिस्टर पीयूष, जी सर। आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सर मेरा नाम पीयूष महोदय है। मेरे पिताजी का नाम तरुण महोदय, माताजी का नाम सुधा महोदय। मेरे माता पिता सर गवर्नमेंट सर्वेंट है और मैं वर्तमान में जयवंती हॉक्सर महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ, जिसके अंतर्गत मेरा विषय बैचलर्स ऑफ आर्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी है। इसके अलावा जो बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं वो भी मेरे। आपने 10th कहाँ से करी है? सर मैंने अपनी 10th की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल कालापाटा से की। और 12th? सर 12th भी सेम स्कूल से की है, सरस्वती विद्या मंदिर कालापाटा बैतूल। ये जो सरस्वती शिशु मंदिर रहे हैं ये एक संस्था रही है आरएसएस, उन्हीं के द्वारा मार्गदर्शन में चलाए जाने वाले स्कूल है। आरएसएस की स्थापना कब हुई? आरएसएस का फुल फॉर्म भी था? सर आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आपके जो 10th के नंबर रहे हैं, 12th के नंबर रहे हैं, उससे ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि आपको तो आफ्टर 12th साइंस बैकग्राउंड में जाना था। जी सर। पर आपने ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट लिया, बीए का। जी सर। आपने अपनी लाइफ में एक रिस्क नहीं उठाया? क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी में ना होने की गुंजाइश ज्यादा होती है होने की तुलना में। तो आपकी लाइफ में तो अनसर्टेनिटी आपके निर्णय से लग रही है। सर मेरा ऐसा मानना है कि जब मैंने 12th की थी, उसके बाद में जब मैं अपनी सिविल सेवा की तैयारी शुरू करने वाला था, तो उसी दौरान मैंने इस सब्जेक्ट को चुना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन विषयों का जुड़ाव सिविल सेवा में भी रहता है। तो मैं इन विषयों को पढ़कर या जानकर, इनके बारे में जानकारी का अध्ययन करके मैं कहीं ना कहीं सिविल सेवा में अच्छा कर सकता हूँ। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बेटा? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। आपने सोशियोलॉजी को क्यों चूज करा? उसके पीछे बिहाइंड द सीन? सर सोशियोलॉजी का चयन करने के पीछे मेरा एक मतलब माइंडसेट है कि मुझे ये सब सोशल वर्क्स और सोशल के बारे में जो कार्य किए जाते हैं उनमें इंटरेस्ट रहता है, और समाज की जितनी भी प्रकार की जो दिक्कतें रहती हैं, परेशानियाँ रहती है, कहीं ना कहीं उसका अध्ययन करके उसका निवारण किस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार की मैं सोच रखता हूँ। तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया सर। मतलब इसके पीछे नंबर फैक्टर काम नहीं है, आपका खुद का व्यक्तित्व का? यस सर। आपके आइडल पर्सन? सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या बात है जो उनकी आपको प्रभावित करती है? सर सर्वप्रथम तो उन्होंने भारत के लिए संविधान की संरचना बनाई, ड्राफ्ट बनाया उसके लिए, और इसके अलावा भी उन्होंने सर वंचित वर्ग के लिए भी बहुत सारे ऐसे अधिकारों या कानूनों को बनाया, जिसके बाद उनका अच्छे तरीके से विकास हो रहा है सर। आपको ये बात उनकी प्रभावित करती है? जी सर। आपका इंटरेस्ट है नेचर विजिट करना। ये नेचर विजिट क्या है? सर प्रकृति में जाकर कहीं ना कहीं समय व्यतीत करना और उनसे जुड़ी हुई संकल्पना या उनके बारे में सोचना, अध्ययन करना, ये पसंद है। ये पसंद है। इसमें करते आप वैसे क्या करते हैं? अभी तक के आप गए हैं तो आपको अभी तक के करने के बाद में क्या अनुभव क्या मिला? सर वैसे तो जब स्टडी करते हैं तो बुक्स वगैरह में पढ़ा है, तो जब मैं विजिट करता हूँ सर, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े जो प्रमाण वगैरह है और प्रैक्टिकल एक तरीके से नॉलेज भी होता है। प्रकृति में जाने पर फिर एक लगी अनुभव की अनुभूति होती है। जैसे प्रैक्टिकल को मुझे प्रूफ करके बताइए, मतलब प्रैक्टिकल कैसे हुआ? कोई ऐसा थ्योरेटिकल बताइए जो आप नेचर विजिट करा और आपको प्रैक्टिकली जब आपने उसको होते हुए देखा तो आप
बहुत ज़्यादा आसानी से समझ पाए? कोई ऐसा उदाहरण? सर एक बार जब मैं नदी के किनारे बैठा हुआ था सर, तो कहीं न कहीं थोड़े दिन पहले उसमें बाढ़ आई होगी, तो पानी का स्तर उच्च हुआ होगा। तो जितने भी सर अवशेष वगैरह है और पेड़-पौधों के जो तने हैं और भारी वस्तुएँ हैं सर, वो किनारों पे छूट गई थी सर। और जब मैं उसके बाद में वहाँ पर विज़िट किया, तो उसका पानी का लेवल तो कम था, लेकिन उसके अवशेष देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार पानी का जब लेवल ऊपर आता है, तो इसके विभिन्न प्रकार के अवशेष और जो पेड़-पौधे की के साथ में भारी वस्तुएँ भी रहती है, वो पानी या नदियाँ अपने साथ अपने आजू-बाजू में छोड़ देती हैं। तो ये आपने थ्योरी कहाँ पढ़ी थी? सर ये मैंने बुक में पढ़ी थी सर, जब मैं पर्यावरण और ये इस नेचर डिज़ास्टर जिसको कहते हैं सर, इसको। अच्छा। आपका एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, डिजास्टर मैनेजमेंट। जी। मान के चलिए किसी क्षेत्र में बादल फटने की घटना हो, और बादल फटने की घटना है तो, और आप उस क्षेत्र के डीएम हो, तो आप सबसे पहले किस प्रकार से कार्य करोगे? सर सबसे पहले तो मैं ये कार्य करूँगा कि बादल फटने के बाद में जिन स्थानों पर हानि हुई है, उसके अलावा जहाँ पर हानि होने की और संभावना है, नदियों के यदि जलस्तर बढ़ गया है तो आसपास के गाँव को खाली करवाकर एक सुरक्षित स्थान पर, और जहाँ पर एकदम स्थिति है जहाँ पर बादल फट चुके हैं और घर वगैरह में अव्यवस्था हो चुकी है, जान-माल की बड़ी मात्रा में हानि हुई है, तो वहाँ पर रेस्क्यू टीम वगैरह को राष्ट्रीय स्तर और जो जिले स्तर पे हमारी जो टीम वगैरह होती है, उसको भिजवाने का कार्य करूँगा ताकि वहाँ पर अच्छे से कार्य कर सके और इससे आगे हानि ना हो, इसके लिए भी मैं प्रबंध करूँगा सर। प्रबंध। मुझे बताइए, बादल फटना की घटना कब मानी जाती है? उसकी कोई परिभाषा है? सर जब एक निश्चित समय में बहुत अधिक एक स्थान पर वर्षा होती है और पानी का एकदम से प्रवाह होता है, तो उससे सर बादल फटने लगते हैं। आपने संकट के बारे में, संकट सुना होगा, एक संकट जिसे कहते हैं विपदा। जी सर। तो एक आता है ऊर्जा संकट, आपने सुना होगा। जी सर। हाल ही में हमारे यहाँ पर ऊर्जा संकट की कुछ ऐसी परिस्थिति बनी थी। तो मुझे पहले तो दो बात बताइएगा कि एक तो ऊर्जा संकट किसे कहा जाता है, और हाल के दिनों में जो ऊर्जा संकट हमने फेस करा था, उसके वो किस कारण से था? दोनों का वन बाय वन आंसर करिए। सर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता दैनिक दिनचर्या या फिर शहरों महानगरों या फिर औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिए लगती है, यदि उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती और कहीं शॉर्टेज रहती है बिजली की, तो उसे ऊर्जा संकट कहते हैं सर। और सर ये जो ऊर्जा संकट है, इसका एक प्रमुख कारण है कि कोविड की पैंडेमिक के दौरान सभी प्रकार के कार्य बंद थे। इसमें जो कोयले की खुदाई होनी चाहिए थी, उतनी उचित खुदाई नहीं हो पाने के कारण कोयले का स्टॉक नहीं था सर, इससे बिजली नहीं बन पाई, तो जिसके कारण ऊर्जा संकट दिखाई देता है सर। मुझे बताइए, हमारे यहाँ पर ऊर्जा संकट की स्थिति बनी रहती है, तो क्या कारण है कि हम एनर्जी के लिए हम दूसरे देश के ऊपर निर्भर है? हम 85% ऊर्जा का जो है हम इंपोर्ट करते हैं। तो कौन सी ऐसी तकनीक है जिसका हमें उपयोग करना चाहिए ताकि ऊर्जा संकट जो है वो कम हो सके? क्या कार्यक्रम चलाना चाहिए? सर सबसे पहले तो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना चाहिए कि जितने बिजली का उपयोग हो सके उतने ही करें, और आवश्यक होने पर ही स्विच वगैरह और उच्च क्वालिटी के वायरिंग वगैरह करवाएं घर में, जिससे कि ऊर्जा की बचत भी हो और जो बिजली का बिल आता है वो भी कम आए। और नवीनीकृत स्रोत को अपनाना चाहिए सर हमें, जिससे कि लागत भी कम आएगी और ऊर्जा की सप्लाई भी पर्याप्त मात्रा में हो सकती है सर। जैसे कौन कौन सी बिजली ऊर्जा हो सर सकती है? सौर ऊर्जा हो सकती है, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा हो सकती है, और बेटा इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, इसके संदर्भ में भी भारत कार्य कर रहा है वर्तमान में। परमाणु ऊर्जा हमारी प्रसिद्ध रही है। परमाणु ऊर्जा जो होती है उसमें कई सारे रिएक्टर बनाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार के रिएक्टर हमने देखे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में? सॉरी सर इसके बारे में। आपके बैतूल जिले का पिन कोड सर 46000 000।
आपका जन्म किस डेट को हुआ? सर मेरा जन्म सर 28 अगस्त सन 2002 में हुआ था सर, बैतूल जिले में। आपके माता पिता दोनों ही सर्वेंट हैं जी सर। और आपकी भी जॉब लग जाती है, जी सर। आपकी पत्नी की भी जॉब लग जाती है, तो उसके बाद में आप फैमिली को किस प्रकार से मैनेज करेंगे? आपके बच्चे हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए आपकी क्या रूपरेखा है? क्योंकि आप की परिस्थिति हो सकती है कि आप भी शायद एक ऐसी लड़की के साथ विवाह करना पसंद करेंगे जो जॉब में हो, और आपके माता पिता भी जॉब में हैं, आप भी जॉब में, आपकी वाइफ भी जॉब में है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे ताकि आपके बच्चे, बालक बालिका दोनों को टाइम भी दे सके ताकि उनका विकास हो सके? नहीं तो वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चे अकेलेपन में कई सारे डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या प्रयत्नशील रहोगे आप? सर सर्वप्रथम तो सिविल से हो या फिर किसी भी प्रकार की सरकारी संस्थान में या फिर कोई भी वर्क यदि आप कर रहे हैं तो उसमें सर टाइम मैनेजमेंट का बहुत महत्व होता है। इसका अर्थ है कि यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके दौरान उसका समय निश्चित कर लें, ताकि उस कार्य को आप अच्छे से और समय की बचत करके कर सकें, ताकि जो समय बचता है उससे आप अन्य कार्य को भी कर सकें। तो सर मेरा जो परिवार है उसमें मैं संतुलन बनाने की कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं, और जो मेरे जो बच्चे हैं या फिर मेरी जो वाइफ है, और मतलब चूँकि मेरी वाइफ भी यदि सिविल सेवा में कार्यरत रहती है तो हम दोनों ये डिसीजन लेंगे कि कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट किया जाए, और बच्चों को यदि बच्चे छोटे हैं तो उनको खेल वगैरह के माध्यम से शिक्षा दी जाए, तो ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। उनसे बात थोड़ी मैं बात भी करने की कोशिश करूँगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो हमको उसके बारे में बता सके। आपका हॉबी है बाइक राइडिंग, जी सर। है ना? बाइक रेसिंग और राइडिंग दोनों में क्या अंतर है बेटा? सर राइडिंग देखा जाए तो राइडिंग का अर्थ होता है कि राइड राइड मतलब हॉर्स राइडिंग होती है सर, वैसे बाइक राइडिंग भी होती है, लेकिन सर एक रेसिंग एक प्रकार की प्रतियोगिता है सर, जिसमें हार जीत या फिर लेवल और रैंक का निर्धारण होता है, उसे रेसिंग कहते हैं। और बाइक राइडिंग जो है सर वो आप सामान्य स्थिति में भी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की प्रतियोगिता या फिर रैंक मतलब इसमें आकलन नहीं होता है सर। आकलन नहीं होता है। देखिए, आप बाइक राइडिंग करते हो तो स्वाभाविक रूप से आप एक फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते होंगे, पेट्रोलियम पदार्थ का जी यूज़ सर। करते होंगे, पर आपका इंटरेस्ट नेचर विजिट करना, जी सर। दोनों में तो कॉन्ट्रडिक्शन है। जी सर। तो आप क्या नेचर विजिट को महत्व देने के चक्कर में आप बाइक राइडिंग को छोड़ सकते हो, नेचर को बचाने के चक्कर? सर मैं कहीं ना कहीं प्रकृति और वाहनों या फिर प्रदूषण के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे? जैसे अभी नवीनीकरणीय ऊर्जा के नए नए स्रोत आ रहे हैं सर, तो इसमें जो व्हीकल्स है उनको भी इलेक्ट्रिक किया जा रहा है, तो यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये सब पॉसिबल हो पाता है तो मैं उनको उपयोग करूँगा। और सर वर्तमान में भी जो अभी मैं करता हूँ सर, वो भारत सरकार का जो BS6 नॉर्म्स है उसका सब पूरा फॉलो करता हूँ मैं, पूरा टाइम टू टाइम उसका सभी प्रकार के कार्य करवाते रहता हूँ, जिससे प्रदूषण बहुत कम हो और सरकार के जितने भी नए मानक हैं उनको सभी कम हो। मुझे बताइएगा, संयुक्त फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, जैसे जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली, आपको कौन सी फैमिली अधिक प्रोडक्टिव दिखाई देती है एक व्यक्तित्व के विकास के नजरिए से? सर संयुक्त परिवार जो होते हैं जी। वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के थोड़ा सा विकास में थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण या फिर अधिक सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है
तो कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति आपको एक सुझाव प्रदान कर सकता है या फिर आपकी गलतियों के बारे में अवगत करा कर उनको भविष्य में सुधारने के बारे में बता सकता है सर। न्यूक्लियर फैमिली में कम सदस्य होने और व्यक्ति जब संयुक्त परिवार से अलग होके रहता है तो सर इन सब चीज़ों का सर अभाव रहता है उसमें। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए, आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सर सिविल सेवा में जाने का मेरा एक मोटिव रहा है, उद्देश्य रहा है कि जब भी सर मैं ऐसे सरकारी स्थल या फिर कहीं पर भी जाता हूँ तो देखने में आता है कि लोगों को असंतुष्टि रहती है सर। सरकार की योजनाओं का प्रॉपर लाभ नहीं ले पाते हैं या फिर उनका कार्य समय पर नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं इन्हीं सब चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं सिविल सेवा में जाता हूँ तो इन सब कार्य क्षेत्र पर मैं सब कार्य कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। मुझे ये बताइए कि अभी दुनिया जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से कहीं ना कहीं प्रभावित जी है, सर। और ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित है तो उससे बचने के लिए देश के द्वारा क्या इनिशिएट करना चाहिए, क्या बातें उठानी चाहिए और क्या कार्य करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए? सर सबसे पहले तो वाहन या फिर औद्योगिक जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ से निकलने वाला धुआं इतना हानिकारक ना हो, साथ में ही कार्य में भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा संतुलन बनाया जाए तो जिससे कि प्रकृति को भी लाभ होगा और मानव अपना विकास भी कर सकता है सर। और साथ ही लोगों के बीच अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि किस प्रकार से प्रकृति का विघटन हो रहा है तो आपके इसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को हम यदि लोगों के सामने लाते हैं सर तो एक पॉजिटिव माहौल तैयार होता है और वो भी कहीं न कहीं वृक्षारोपण जैसे जो कार्यक्रम रहते हैं उनमें अपनी सहभागिता देकर बड़ी मात्रा में वृक्षों को लगाएंगे और प्रकृति जैसे बड़ी मात्रा में पेड़ वगैरह काटे जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रोक आ सकती है। मुझे बताइएगा कि हाल ही में 3 बिलों को लाया गया था, किसान बिलों को, जिसमें से एक बिल कहीं ना कहीं एमएसपी के ऊपर प्रहार करता था। आपके हिसाब से एमएसपी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर सरकार द्वारा जो बिल लाया गया था सर एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सर मेरे अनुसार ये सर नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि सरकार द्वारा एक यदि मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है उसका न्यूनतम तो कहीं ना कहीं किसान को जो इनोवेटिव वर्क करना चाहिए वो इनोवेटिव वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि सर उसको जब एक फसल का न्यूनतम मूल्य जब सरकार द्वारा निर्धारित कर ही दिया जाता है तो वो उन्हीं फसलों को उगाना पसंद करता है जिसमें कि आसानी हो और आसानी से उसमें लाभ कमाया जा सके। मतलब आप ये कहते हो कि एमएसपी को नहीं रहना चाहिए? जी सर। तो मुझे बताइए कि तो ये किसानों के लाभ के लिए ये बिल था, तो किसानों ने ही इसका विरोध क्यों करा? सर जिस प्रकार का दृश्य देखने में आया है तो उसमें कुछ वर्ग जो ऐसे थे जो कि इससे सहमत नहीं थे सर, तो इसका उन्होंने विरोध किया सरकार के समक्ष। मुझे बताइए, एक रहता है बेटा, एक रहता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती, एक रहता है बटाईदार। जी सर। दोनों में अंतर क्या है? एक रहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एक रहता है बटाईदारी। सर मैं जितना जान पा रहा हूँ सर इसमें कि बटाईदार जो होता है सर वो छोटा होता है, ग्रामीण स्तर का होता है, तो जो कि जिसके पास भूमि नहीं होती है तो वह अन्य किसी व्यक्ति की भूमि को किराए पर या फिर कुछ पैसे देकर ले लेता है एक निश्चित समय अवधि के लिए, तो उस पर फार्मिंग करता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती जो है कहीं ना कहीं वो एक बड़ी खेती हो सकती है सर, जिसमें कि एक बड़े भूभाग को लेकर उस पर एक निश्चित फसल उगाई जा सकती है। आप में कुछ ऐसी क्वालिटी जो आपको ऐसा लगता है कि आपको यूपीएससी में सिलेक्शन क्वालिटी के आधार पर अगर किया जाता है तो आप अन्य से बेहतर निकल कर आएंगे? सर मैं कुछ ऐसी अपनी क्वालिटी बताना चाहूँगा आपको
जैसे सर एक सेवा भाव की भावना है सर मेरे अंदर। जैसे कि मैं यदि कोई भी वंचित या फिर गरीब तबके का व्यक्ति आता है तो उसकी सेवा या फिर जो भी उसको सपोर्ट हो सकता है उसको देने का प्रयास करूँगा। इसके पश्चात जिस प्रकार का सरकारी संस्थाओं में भेदभाव होता है और जो अधिकारी कर्मचारी के बारे में जो डिफरेंस रहता है, जिस प्रकार से जिसके कारण सरकारी संस्थाओं में जो कार्य होना चाहिए वो उस प्रकार का कार्य नहीं हो पाता है और जो कर्मचारी वर्ग कहीं ना कहीं थोड़ा सा वंचित महसूस करता है अपने आप को, तो इसमें मैं कार्य करना चाहूँगा। सेकंड सॉरी सर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। रिकॉल हमें बताइए कि आप एक कंडीशन में ऐसे फंसे हुए हो कि इधर कुआं इधर खाई जैसी परिस्थिति है। जी सर। आप एक लंबे समय से एक जॉब को कंटिन्यू कर रहे हो, परंतु जॉब इतने अच्छे तरीके से करी है आपने कि आपका पद प्रतिष्ठा ही आपके कहीं ना कहीं ट्रांसफर का कारण भी बनते हैं। सीनियर अधिकारी आपके ऊपर इतना विश्वास रखते हैं कि हर जगह पर आपका ही नाम सबसे आगे आता है। इन सब वजहों से आप एक लंबे समय से अपनी माता से मिल नहीं पाए हो और आपको एक विशेष कार्य के लिए एज IPS अधिकारी भेजा जाता है, एक विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए, जिसमें कितना समय लगेगा ये निर्धारित नहीं है। पर इसी दौरान आपके जो फैमिली वाले हैं वो बताते हैं कि आपकी मम्मी की तबीयत बड़ी खराब है और वो आपसे मिलने की रट लगाए थे। परिस्थिति ऐसी है कि डॉक्टर ने मना करके रखा है कि तुम ट्रैवलिंग ना करो, मम्मी को कहकर रखा है। और आपके पास में भी परिस्थिति ऐसी कि आपको CM साहब के द्वारा ये निर्देश दिए गए कि आप इस ऑर्डर को पूर्ण करो और तब तक के आप वहीं पर रहिए। 4 वर्ष हो चुके हैं, आपकी अभी तक के फोन के अलावा किसी प्रकार से बात नहीं हुई और माँ ने कहा है कि मैं आंखों से देखना चाहती हूँ प्रत्यक्षता। भाई रिश्तेदार से लेकर सभी लोगों ने कहा है कि ये मम्मी के अंतिम पल है। तो मुझे बताइए, एक जगह कर्तव्य निष्ठता, दूसरी जगह भी कर्तव्य निष्ठता, परंतु एक जगह पर अपने देश के प्रति, एक जगह पर अपने माँ के प्रति एक प्रेम भाव, इनमें से आप संतुलन कैसे बिठाने की कोशिश करेंगे? किस प्रकार से यहाँ पर डिसीजन लेंगे? सर जिस प्रकार की मुझे अधिकारियों द्वारा या फिर CM साहब द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसका मैं अनुसरण करूँगा। कहीं ना कहीं इन दोनों डिसीजंस के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करूँगा सर। कैसे? यदि मेरा जो कार्य है सर, कार्य वर्किंग आवर्स के अलावा भी तो मुझे यदि कुछ समय मिलता है सर तो मैं माँ से मिलने की कोशिश कर सकता हूँ सर उसको। वर्किंग, परंतु ये भी कहा गया कि आप उस क्षेत्र को छोड़ नहीं सकते उस परिस्थिति में। सर मैं अपने जॉब को प्राथमिकता दूंगा सर, उसमें कंटिन्यूटी करूंगा और कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी हो सकती है तो यदि वीडियो कॉलिंग या फिर किसी अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि प्रत्यक्ष माँ से मिल पाऊँ तो ऐसी कोशिश करूँगा सर। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। आप आ जाओ। सर रिव्यू देना है। हाँ बैठ जाओ। कुछ बढ़िया है, बढ़िया रहा। बस थोड़े से घबरा गए थे, है ना? घबराहट होती है। जी सर। गहराई कम है, मानते हो कि नहीं? है ना? जहाँ पर थोड़े वर्ड आ जाने थे, जैसे आपने कहा कि एक निश्चित क्षेत्र में होने वाली, निश्चित समय में होने वाली वर्षा, जैसे 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? बादल फटने की घटना कहा जाता है। जैसे आपने NDRF का नाम लेते हैं, SDRF का नाम लेते हैं, है ना? और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का नाम लेते हैं, तो वो क्या होता है? ये बताता है कि बच्चों को केवल पता नहीं है, थोड़ी सी डेप्थ भी पता है। हमें उस पर काम करना, मतलब डेप्थ की कमी है।
थॉट बढ़िया है, लास्ट में थोड़ा सा फंस गए कि क्या करना है, क्योंकि आप सोच नहीं पाए। मैं बात सही कह रहा हूँ, एकदम से सोच नहीं पाए, है ना। उसके लिए याद रखो, सीएम साहब को मैं परिस्थिति बताऊंगा कि सर मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे मिलने जाना बहुत जरूरी है। आप सब चीज़ों से मिल जाए, परंतु माँ ने रट लगा के रखी है कि मुझे जाना ही, मुझे मुझसे मिलना ही, प्रत्यक्षता मिलना ही है, तो सीएम साहब से परमिशन लीजिए। और काम होते से ही मिलने के बाद में मैं तुरंत कार्यपालिका लूँ, तब तक एक अन्य अधिकारी के सुपुर्द में छोड़ दूँ, ताकि मैं अपने माँ के साथ अपने कर्तव्य को भी निभा सकूँ और अपने एक प्रशासनिक पद की जो गरिमा होती है, प्रशासनिक कर्तव्य, उसको भी निभा सकूँ। ये सोचना भी जरूरी पड़ जाता है। एट ए टाइम क्या होता है, अपन सोच नहीं पाते। आप गाड़ी से निकलोगे तो आप सोच लोगे, धीरे धीरे सोच लोगे, तो बस वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ थी। बाकी जो आंसर थे वो बड़े सटीक सटीक आ रहे थे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। बढ़िया, बाकी तो बढ़िया है।